Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Very warm welcome to all of you. Hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah, and may Allah Pak shower this blessing upon all of you. So today we will continue our lecture, and we are discussing the chapter third, which is accounting cycle and capturing economic events. And in this lecture, we are discussing different topics. We have already discussed about the accounting cycle and what are its different phases. And in our previous lecture, we are discussing the financial statements, and one by one we are discussing them. And before that, we have discussed two financial statement, which is balance sheet and income statement. And in today's lecture we will discuss the third statement, which is statement of cash flow. So the learning objective which we will cover in today's lecture, that is explain the statement of cash flows presenting the changes in cash for a period of time in terms of operation. So this is our first learning objective, जिससे हम कहेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या है, और इसमें कंपनीज़ के जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, इन तीन एक्टिविटीज़ को हम मेंशन करते हैं, और इनको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो तीन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं और किस तरह हम उनको इसमें कैप्चर करते हैं. तो तीनों एक्टिविटीज़ इस एक स्टेटमेंट में हम लोग शो करते हैं. तो यही हमारा आज का मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जिसको हमने डिस्कस करना है. So first of all, we will discuss. We have already discussed about this, that what are the financial statements. Financial statement basically ये वो statements हैं जिसमें हम companies की जो basic या core financial informations हैं वो हम देखते हैं, और ये statements बनाए ही इसलिए जाते हैं कि जो आपके users हैं उनके लिए बनाए जाते हैं. अब users कौन हैं? कि वो लोग जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है, जिनका कंपनी में स्टेक होता है, उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं.
जिस तरह हमारे ओनर्स हो गए, क्रेडिटर्स हैं, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ये सारे वो लोग हैं जिनका कंपनी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेक होता है। तो इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि जितनी भी कंपनी में परफॉर्मेंस हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में, या जिसे हम कहते हैं कि जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, तो हमने तमाम अपनी एक्टिविटीज़ को समराइज करके प्रेजेंट करना होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बेसिक कोर है जो कि जिसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन हैं वो उसमें मेंशन होती हैं। सो हियर वी कैन से दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी रिफ्लेक्ट अ ट्रू पिक्चर ऑफ इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी ने किस तरह परफॉर्म किया, या उसकी कैश की पोजीशन किस तरह है, या उसकी इक्विटी की पोजीशन किस तरह है, ये तमाम जो है वन बाय वन हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स में मेंशन करते हैं, और इन तमाम को हम कलेक्टिवली कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चार हमारे मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। बैलेंस शीट, जिसे हम कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, और दूसरा हमारा है इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहते हैं, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की आपने परफॉर्मेंस चेक करनी है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे हम इनकम स्टेटमेंट में मेंशन करते हैं। अगर आपने स्पेसिफिकली कैश की पोजीशन को चेक करना है कि कितना कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है, मींस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश आया और कितना गया, इन तमाम की जो हम रिकॉर्डिंग है जिस स्टेटमेंट में करते हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और चौथा हमारा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। सो the general purpose of all the financial statement is to provide information about the result of operation, financial position, and cash flows and equity position of organization. And these information are very useful for the reader, because on the basis of this they all make the financial decisions.
Now the main objective that how the statement of cash flow presents the change in cash. अगर हम बात करते हैं कैश की, क्योंकि ये वो स्टेटमेंट है जिसमें हमने स्पेसिफिकली सिर्फ कैश की पोजीशन बतानी है कि कैश हमारा किन किन एक्टिविटीज़ के थ्रू कंपनी में इन हुआ और किन किन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो कंपनी से चला गया, ऑर्गेनाइजेशन से या उनकी परफॉर्मेंस में से। तो कैश इनफ्लो कितना है या कैश आउटफ्लो कितना है। तो कैश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे करंट एसेट में बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट होता है लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी जो कन्वर्जन रेट है वो 100% है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश, आप देखेंगे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जिसके पीछे हमने पिछली स्लाइड में पूरी डिटेल पढ़ी है। यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में कितना था, इन्हीं तीन एक्टिविटीज से हमारे पास कैश आता भी है। जिस तरह आप देखें कैश पूल में तीन एक्टिविटीज से पैसा आ रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट थिंग्स, यानी कि कितना कैश, यही पैसा हम अरेंज करके इन्हीं तीन एक्टिविटीज जिनको हम कहते हैं पे भी करते हैं। तो जब ये पैसा आपके हाथों से जाते हैं ऑपरेशनल हैं, यानी कि यूजेस ऑफ कैश से हम कह सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में, इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेते हैं ये तो पता चलता है कि एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए पैसा आता भी है और इसी तरह पैसा जाता भी है। तो कैश इन एंड रिजल्ट कहते हैं कि पॉजिटिव अमाउंट हमारे पास बची है या नेगेटिव है आखिर में। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे उसमें एक्टिविटीज में हम इनफ्लोज और इन्हीं के आउटफ्लोज को जब हम रिकॉर्ड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जो हैं ये हम किस टाइम के लिए प्रेजेंट करते हैं, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली वो तीन कैटेगरीज हैं, कैश रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग, उनको हमने देखना होता है। ऑपरेटिंग कैश रेवेन्यू हम ये देखते हैं कि एक्सपेंसेस जो कैश है हमारे पास किन किन एक्टिविटीज से आता है, जिसमें तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली जब आप सेल्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं या जिसमें सेल्स की ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी है उसमें हमारा कैश जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो कैश एक्टिविटी ये सारी जो है इन्वेस्टमेंट जो रिलेट कर रही होती है फाइनेंसिंग का मैं आपको बता चुकी हूं, दो तरह के तरीके हैं, आपकी एक्सपेंसेस के साथ या इश्यूएंस ऑफ मुनाफा होगी, इंटरनल फाइनेंसिंग या आप इसे हम कहेंगे ऑपरेशनल एक्टिविटी। तो जो भी आपका इनफ्लो आया, इनफ्लो मीन कि जो आपने इनकम जनरेट की, आउटफ्लो होगा कि आपने अपने खर्चा अखराजात एक्टिविटीज हैं जिसके जरिए कैश ऑर्गेनाइजेशन में आता है, वो आपका आउटफ्लो जब आप इनको तो ये तमाम एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑपरेशनल एक्टिविटीज के तो कैश की फॉर्म में आपने सारी इन तो जब डिफरेंस निकालेंगे ऑपरेशनल एक्टिविटीज में आउटफ्लो करना है तो जो रिमेनिंग बैलेंस आता है तो वो अगर पॉजिटिव है फाइनेंसिंग, अगर आपके पास ट्रांजैक्शन प्रॉफिट हम कैश नेगेटिव है तो मींस आपका खर्चा ज्यादा हो गया है, आउटफ्लो जो ज्यादा है, जब हम डिफरेंस लेंगे वो ज्यादा हो इनफ्लोज का और आउटफ्लोज का, तो जो भी आएगा पॉजिटिव है तो फ्यूचर के लिए प्रॉफिट होगा। ये आप देख लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं तो उन्होंने ये दिखाया है कि इसमें हम पहले कैश इनफ्लोज की एक्टिविटीज़ को पहले रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके ज़रिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा एंटर हुआ है। ठीक है, जिस तरह कैश सेल है, आपने उधार पे किसी अपने कस्टमर को चीज़ बेची हुई थी उनसे आपने वसूली कर ली, या कमीशन पे है आपने रिसीव, या फीसेज है, सर्विस बिजनेस है तो आपने जो है वहाँ से फीसेज रिसीव की हैं या रॉयल्टी है। तो इसी तरह आपने जब पेमेंट करेंगे अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हमें पे करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ खरीदी है, आपने क्रेडिटर्स को शॉर्ट टर्म के लिए पे किया है, आपने अपने एक्सपेंसेस अखराजात पे किए हैं, या इनकी पेमेंट की है, वेजेस की डेली वेजेस पे, इनकम टैक्स पे आपने पे किया है, या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डेली जो भी हैं। तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनके ऊपर हमारा कैश चला गया है। तो ये हमारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी ड्यूरिंग ऑपरेशन हमने मीट करनी होती हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को फिर हम रिकॉर्ड करते हैं वन बाय वन। तो कैश इनफ्लोज की पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर कैश आउटफ्लो की, फिर उन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। ये तो पहले हेड की बात हो गई। दूसरी हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश इनफ्लो उसमें कौन सी हैं, कैश आउटफ्लो कौन सी हैं। कैश इनफ्लो मींस कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा एंटर हुआ है, कौन कौन से, अगर आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो वो भी आपका कैश इनफ्लो हो गया। आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, उसके ज़रिए भी आप में आएगा। इंटरेस्ट आपने कोई रिसीव किया है, डिविडेंड आपने रिसीव किया, वर्किंग कैपिटल की कोई रिकवरी थी, तो ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जिनके ज़रिए आपके पास पैसा आया है। अब आपने कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसके ज़रिए कैश आउट हुआ है, तो वो है जिस तरह आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट
खरीदा है तो जाहिर सी बात है एसेट आया तो पैसा चला गया कैश की फॉर्म में। परचेज किए हैं आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट है जिसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो पैसा फिर भी चला गया। वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी आपके लिए जो है कैश आउटफ्लो है। तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो रिलेट करती हैं स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में जो जो भी हमने एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, उसमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का फिर हम रिकॉर्ड करके डिफरेंस निकालेंगे। थर्ड हमारी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जिस तरह इसमें अब कैश फ्लो कैसे आया, दो तरह से आता है, या तो उधार से पैसा लेके आपने अरेंज करना होती है ज़रूरत, या आपने इक्विटी फाइनेंसिंग या इंटरनली। तो जब उसमें कैश इनफ्लो कैसे आपके पास आएगा, जब आपने कोई शेयर इशू किए हैं, ठीक है, या डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं, और अगर आपके पास कोई अर्निंग आई है प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कि आपने लॉन्ग टर्म उधार दिया हुआ था किसी और ऑर्गेनाइजेशन को या किसी को भी, तो जब आप उसकी पेमेंट रिसीव करेंगे तो वो आपके कैश में इंक्रीज लाएगा। इसी तरह जब कैश आउटफ्लो जब हम करते हैं तो वो है पेमेंट ऑफ लोन, यानी कि आपने पेमेंट की है, आपने जिससे उधार लिया हुआ था, मीन्स कि अगर आपने उधार लिया हुआ है तो उसके लिए आपने इंटरेस्ट की जो पेमेंट करनी है वो आपने कैश की फॉर्म में करनी है, तो कैश आपसे चला गया तो वो कैश आउटफ्लो की एक्टिविटीज़ में आएगा। इसी तरह जिन वो एक्टिविटीज़ जिनके ज़रिए आपके पास कैश चला गया, लेकिन वो एक्टिविटीज़ जो फाइनेंसिंग जिसमें आपने की थी, यानी कि आपने या फिर उधार से पैसा अरेंज किया था या इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू, तो उसकी जब भी पेमेंट करेंगे तो वो आपकी कैश आउटफ्लो की एक्टिविटीज़ में आएंगी, जो कि आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के हेड में लिखेंगे। फिर आप इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास उसका आ जाएगा उसका रिजल्टेंट कि क्या उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कि हमारा मकसद क्या होता है, कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं इसकी क्या है। बेसिकली ये हाईलाइट करता है कि कैश की पोजीशन को बताता है कि क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी हमारी कैश की पोजीशन थी, फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में किस तरह थी, और फिर फाइनेंसिंग में। इसी तरह इसी बेस पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, इसी को ही सामने रख के उन्होंने प्लानिंग करनी होती है। ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म तो प्लान होता ही है, लेकिन उस लॉन्ग टर्म प्लान को अचीव करने के लिए साथ साथ में छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लान डिज़ाइन किए जाते हैं, और उन प्लान्स को पूरा करने के लिए आपको कैश चाहिए होता है। तो कैश की पोजीशन को सामने रख के ही प्लानिंग की जाती है। तो ये स्टेटमेंट बड़ा हेल्पफुल होता है आपकी प्लानिंग के लिए शॉर्ट टर्म स्पेसिफिकली। तो ये कैश फ्लो इंफॉर्मेशन ये भी प्रोवाइड करता है कि इस टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है। लिक्विडिटी को हम डिफाइन कर चुके हैं पहले कि ये वो पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आप अपने करंट एसेट्स को सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स हमारे वो होते हैं जिनकी लाइफ टाइम जो है वो लेस देन 1 ईयर होती है, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको फ़ौरन से मार्केट में जाके बेचें और कैश में कन्वर्ट कर लें। उसे हम कहते हैं कि ये इतना मोस्ट लिक्विड एसेट है। तो लिक्विडिटी की बेस पे ही हम करंट एसेट्स को डिवाइड करते हैं। जो टॉप ऑफ द मोस्ट लिस्ट में है लिक्विड एसेट, वो है हमारा कैश। तो कैश की पोजीशन को देख के ही पता चलता है कि इस टाइम ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, यस, अगर यहाँ से पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह अपनी कैश को मेंटेन कर रही है, क्योंकि कैश का स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें वो इसको मेंशन करते हैं कि इस टाइम चलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो तैयार कैसे होता है। यानी कि अगर आप एक एज एन अकाउंटेंट हैं कहीं पे और आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना है और आपने प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि आप चलते हैं मीट करते हैं, कैसे आप इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपने ऑपरेटिंग इनकम से स्टार्ट लेना होता है करने के लिए ऑपरेटिंग इनकम आपकी कितनी थी। ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट ऑफ कैश की मैनेजमेंट कहाँ से लेते हैं, इंपॉर्टेंट मैटर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपकी जो है प्रेडिक्शन ऑफ सिकनेस जो है हम देखते हैं कि उसमें हम ऐड बैक करते हैं कोई भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं जिस तरह डेप्रिसिएशन हो गई आपकी, इन तमाम को हम जो है ऐड करते हैं। तो नेट कैश फ्लो जो है हमारे पास आता है। नेट कैश फ्लो कैसे आता है कि कैश इनफ्लोज में से कैश आउटफ्लो को जब माइनस करते हैं तो आपके पास नेट कैश फ्लो आता है। ये उसका फार्मूला है, हम इस चीज़ को बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं। तो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसे आता है कि इसमें जब आप इनकम आफ्टर टैक्सेस में जब आप डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो ये आपके पास नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आएगा। ठीक है, ये तो हम अपने इनकम स्टेटमेंट के लेक्चर में कम्प्लीटली डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग इनकम है वो बेसिकली अर्निंग आफ्टर टैक्सेस है, और उससे पहले हम लोग टैक्स माइनस करते हैं और उससे पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो ये 1 बाय 1 हमने स्टेप बाय स्टेप इनकम स्टेटमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं कि अपने इसमें प्रेजेंटेशन की तरफ कि किस तरह ये स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। 2 तरह के तरीके हैं जो उसकी 3 एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं इसको अकाउंटेंट जो हैं 2 तरह से तैयार करते हैं, जिसमें एक्टिविटीज़ को या ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में सबसे आपने स्टार्ट जो लेना है वो नेट इनकम से लेना है। फॉर एग्जांपल ये एक टेम्परेरी एग्जांपल है जहाँ पे उसकी नेट इनकम जो है वो मेंशन की गई है।
तो उसके बाद जो है हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट मीन क्योंकि जो हमारी नॉन कैश एक्सपेंसेस होती हैं उनको हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे फिर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इंक्रीज लाने के लिए कहती हूँ कि डेप्रिसिएशन क्या है। बेसिकली जब हम लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स जिस तरह लैंड है, बिल्डिंग है, परचेज करते हैं तो वो वक्त के साथ साथ उनकी जो वैल्यू है वो गिरती है, या जिस तरह एसेट यूज होता जाएगा उसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी। तो जब जितने साल आपने, अगर इस साल आपने साल के एंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी 10 साल उसकी टोटल लाइफ थी, तो 10 साल में से एक साल तो आपने उस एसेट को यूटिलाइज कर लिया, तो इस 10 सालों में से एक साल जो आपने यूज कर लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, उस एसेट में की वैल्यू में से आप उस वैल्यू को निकाल देंगे। तो वो जो आप एक साल की अमाउंट जो आप यूज कर चुके हैं एक्सपेंस या उस एक्सपेंस को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसी तरह आपके जो है अकाउंट रिसीवेबल अगर आपने रिसीव किए हैं उसमें इंक्रीज आया है तो वो आपने सारी की एडजस्टमेंट आपने करनी है। ये 1 बाय 1 इन्वेंट्री है, अगर इन्वेंट्री में कमी आई है या डिक्रीज इन अकाउंट पेबल है, अकाउंट पेबल आपके लाइबिलिटीज़ हैं, इन तमाम को आप एडजस्टमेंट यहाँ पे करके और टोटल जो चेंज है वो आपने इसमें नेक्स्ट कॉलम में मेंशन करनी है। तो ये वो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल $1,39,000, ये वो नेट कैश है जो कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज से हमने जनरेट किया है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी हेड की तरफ। ये था ऑपरेशनल एक्टिविटीज से हमने कौन सा कैश इनफ्लो हुआ है या कैश आउटफ्लो हुआ है। अब आप देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो जब आपका हुआ है, फॉर एग्जांपल इसमें जो भी हम अकाउंटिंग में इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जो इनफ्लो होता है उसको हम उसके साथ हम कुछ भी नहीं लिखते, जस्ट उसकी अमाउंट लिखते हैं। जो अमाउंट नेगेटिव में होती है उसको हम स्मॉल पैरेंथेसिस में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 60,000 की अमाउंट है हमने स्मॉल पैरेंथेसिस में लिखा है। इट मीन्स दैट वी आर डिडक्टिंग 60,000 फ्रॉम 25,000। तो हमारे जो आउटफ्लो हैं वो इनफ्लो से ज़्यादा हैं। तो आप देखें कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का जो रिजल्टेंट है 35,000 वो नेगेटिव में है। तो हम नेगेटिव का साइन नहीं लिखते होते अकाउंटिंग में। ये इसका एक प्रेजेंटेशन की एक स्टैंडर्डाइज रूल है कि आपने उस अमाउंट को स्मॉल पैरेंथेसिस में लिखना है। इस तरह कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है तो आप देख सकते हैं 50,000 जो है वो आउटफ्लो उसका हो गया, और जो इनफ्लो था वो आपने 40 इशुएंस ऑफ स्टॉक है 42,000। तो जो रिजल्टेंट अमाउंट आया है तो वो है 45,000। ठीक है, तो ये जो कैश है आपने यूज़ कर लिया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो अब हम देखते हैं नेट इंक्रीज कितना आया कैश में, तो वो है टोटल 51,000। कैश हमारा स्टार्टिंग के पीरियड में कितना था वो था, यानी कि हमने उसका डिफरेंस तो निकालना है ना कि स्टार्ट में कितना था और एंडिंग में कितना है। तो हमारे पास जो स्टार्ट ऑफ द पीरियड में जो कैश था वो है 22,000। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड कितना टोटल हो गया कि साल के स्टार्टिंग में कितना था, और इस साल कैश में इंक्रीज आया तो वो आप ऐड करेंगे, अगर डिक्रीज आता तो फिर हम माइनस करते हैं। यानी कि 51,000 आपने इस साल आपके पास कैश की पोजीशन पॉजिटिव में आई है। ठीक है, इन तमाम तीनों एक्टिविटीज़ को मिक्स करके कलेक्टिवली 51,000, और 22,000 आपके इस ईयर के स्टार्ट में था। तो टोटल जो है आपके इस साल के एंड पे जो कैश की पोजीशन है वो है 73,000। अब ये वो कैश की पोजीशन है जिसकी बेस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए या नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए उसकी प्लानिंग करेंगे। जी, ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके लिए आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2008 एक कंपनी है, फॉस्टर कंपनी है, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैं। आपने इन ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना है। अच्छा, यहाँ पे तो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 5 ही ट्रांजैक्शन दी गई हैं। अब जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, मीन्स कि अगर आप दिसंबर के एंड में बना रहे हैं तो उसका स्टार्ट का कब हुआ होगा, जनवरी 1 से। तो जनवरी 1 से लेके दिसंबर तक 12 महीनों में जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं, मीन्स कि टोटल वो जो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें आपका कैश इन हुआ और कैश आउट हुआ, तो उन तीनों को हम ऑपरेशनल, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के हेड में लिखेंगे। तो वो पहले आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के हेड में हैं या इन्वेस्टमेंट के हेड में आएंगी या फाइनेंसिंग में। तो वो फिर सारा अकाउंटेंट जो है उनको उन्हीं के हेड में लिख के और फिर उनको अकोमोलेट करता है और फिर उसका डिफरेंस निकालता है और फिर ऐड करता है स्टार्टिंग बैलेंस के साथ। तो यहाँ पर भी 5 सिर्फ ट्रांजैक्शन आप लोगों को दी गई हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जो है वो कह रहे हैं कि रेवेन्यूज
उसने अर्न किए हैं, कितने डॉलर, 10,000 उसने कमाया है, ठीक है, और वो उसने कैश की फॉर्म में रिसीव कर लिए हैं, ठीक है। बाकी जो है उसने बैंक लोन, अब बैंक लोन बेसिकली किस हेड में आएगा, यानी कि ये फाइनेंसिंग लोन आप कब लेते हैं जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी के हेड में जाएगी, फाइनेंसिंग में। आपने जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले तो आपने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना है कि ये ट्रांजैक्शन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के हेड में जाएगी या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के हेड में जाएगी या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हेड में जाएगी। तो ये फिर देखना है कि अच्छा कैश इस ट्रांजैक्शन में आ रहा है या जा रहा है। तो जितनी भी आपकी रिसीविंग्स होंगी, जिस तरह यहाँ पहली ट्रांजैक्शन में था, तो वो डेफिनेटली आपके पास कैश इन हुआ है। तो जब कोई चीज़ खरीदेंगे या आपने कोई अपने खर्चा खर्चात पे किए हैं या बैंक में लोन की पेमेंट को पे किया, तो ये सारी आपकी पेमेंट्स हैं, तो कैश आउट हुआ। अगर आपने इन्वेस्ट किया है, कोई पैसा डाला है तो ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी आपकी कैश इनफ्लो है। तो यही टोटल 5 एक्टिविटीज़ हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपने इनको रिकॉग्नाइज करना है। और जो ट्रांजैक्शन चाहे इसमें इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, आपने ऑपरेशनल है या फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टमेंट है, उस हेड में जाके आपने लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है जिस तरह एज्यूमिंग दैट कैश बैलेंस एट, जब तीनों एक्टिविटीज़ को आप रिकॉर्ड कर लेंगे, सबसे टॉप पे जो है इसकी आएगी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में। और जिस तरह आपने लिखना है कैश फ्लो, जब भी कोई स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड करना है तो हमेशा आपको पहले भी बताया गया है कि 3 रो हेडिंग से आपने स्टार्ट लेना होता है, चाहे बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है। तो जो फर्स्ट उसमें हेडिंग होती है वो कंपनी नेम मेंशन किया जाता है, सेकंड में जो है उस स्टेटमेंट का नाम मेंशन किया जाता है, जहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट लाइन में फॉस्टर कंपनी, सेकंड में लिखेंगे कौन सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और जो थर्ड लाइन होती है उसमें टाइम पीरियड मेंशन किया जाता है। टाइम पीरियड यहाँ पे है फॉर द ईयर एंडेड 31st, नो सॉरी, ये जो जिस मंथ के लिए बना रहे हैं वो है जनवरी 2008 के लिए ये बना रहे हैं, तो वो आपने लिखना है। फिर उसमें आपने 3 हेडिंग्स दे देनी है, किस तरह, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सॉरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फिर कैश ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के हेड के नीचे आपने ये देखना है कि अब इसमें कैश इनफ्लो या आउटफ्लो की कौन कौन सी हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेवेन्यूज़ है 10,000, ये आप लिखेंगे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के इनफ्लोज में आएगा, ठीक है, यानी कैश आया है। फिर इसमें कोई ट्रांजैक्शन देखें जिसमें आपने पेमेंट की है, तो आप एक्सपेंसेस ऑफ 6,200 वर पेड, ये वो अखराजात हैं जो कि आपने पे किए हैं कैश की फॉर्म में, तो ये आपका कैश आउटफ्लो होगा। लेकिन ये किस में जाएगा, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के हेड में। तो 10,000 इनफ्लो था, 6,200 जो है आपका आउटफ्लो है। तो 10,000 में से जब आप 6,200 माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट अमाउंट आएगा उसके सामने क्या लिखेंगे, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। पहला हेड कंप्लीट हो गया। फिर आप स्टेटमेंट का दूसरा हेड स्टार्ट करेंगे, उसकी हेडिंग देनी है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर सिर्फ एक ही है ट्रांजैक्शन जिसमें इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हुई है, वो है इक्विपमेंट ऑफ $2,500 वाज परचेस्ड, यानी कि आपने कोई भी इक्विपमेंट ख़रीदा है, तो ख़रीदा है तो वो आपकी कैपिटल, जो आपके एसेट्स होते हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो ये जो है कैश आपने ख़रीदा है तो कैश चला गया, इक्विपमेंट तो आपके पास आ गया लेकिन कैश आपके हाथ से चला गया, तो ये कैश आउटफ्लो की ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि कैश पेड फॉर इक्विपमेंट, और उसकी आगे जो अमाउंट लिखेंगे वो स्मॉल पैरेंथेसिस में लिखेंगे। जो भी आउटफ्लोज की अमाउंट आप लिखेंगे वो स्मॉल पैरेंथेसिस में लिखेंगे, मींस के ये चीज़ हम डिडक्ट कर रहे हैं, तो हम माइनस नहीं लिखते। जिस तरह मैथमेटिक्स का रूल है, कोई भी चीज़ आपने माइनस करनी है तो साथ में उस अमाउंट के साथ माइनस का साइन लिखा जाता है। अकाउंटिंग में इस तरह नहीं होता, यहाँ पे आपने स्मॉल पैरेंथेसिस में उसको लिखना है। तो माइनस करेंगे आप, उसके बाद जो आपका पहला जो ऊपर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का रिजल्टेंट ठहरा होगा उसी कॉलम के नीचे जो है आपने इसकी जो रिजल्टेंट अमाउंट है वो लिख देनी है। इसके अलावा इन ट्रांजैक्शन में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में हेड में आए। तो अब फिर हम चलते हैं अपने थर्ड सेक्शन की तरफ, वो है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो वो आपने उसकी हेडिंग दे देनी है। फिर अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 2 तरह से हैं, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। तो अगर आपने उधार लिया हुआ है
या देना है, तो जब लिया हुआ होगा तो फिर आपने इनफ्लोज की अमाउंट में आएगा, अगर पेमेंट करनी है तो इंटरेस्ट की तो वो आउटफ्लोज की अमाउंट में। अब इसमें आप देखें कि कौन कौन से जो ट्रांजैक्शंस हैं जिसके ज़रिए आपका इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा। तो इसमें अगर आप देखें कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, यानी कि जो ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है $5000 की, तो ये कैश आपके पास आ गया, ठीक है। तो 5000 में से और बैंक लोन की जो पेमेंट है $2000 आपने पे कर दिए, तो ये पेमेंट जब आप चली गई ये कैश आउटफ्लो की एक्टिविटी है, तो आप इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करेंगे। तो फाइनेंसिंग में हमारे पास हेड में कौन पैसा कहाँ से आया इस ट्रांजैक्शन में, जिसमें 5000 ओनर ने इन कर दिए, और बाकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के हेड में आउटफ्लो कौन सी ट्रांजैक्शन में हुआ कि आपने पेमेंट की है 2000 की। तो 5000 में से जब आप 2000 की अमाउंट को फिर आपने पैरेंथेसिस में लिखना है, स्मॉल पैरेंथेसिस में, तो जब रिजल्टेंट अमाउंट आएगा वो 3000 होगा। अब इन तीनों की जो आपके पास रिजल्टेंट आ गए हैं कौन कौन से, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश प्रोवाइडेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन तीनों को आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद देखना है कि अमाउंट पॉजिटिव आई है या नेगेटिव। पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब ये है कि आपने लिखना है इंक्रीज इन कैश, ठीक है। फिर आपने नीचे लिखना है कि स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था, इसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि $5600, तो आपने जो इंक्रीज इन कैश हुआ है उसमें स्टार्टिंग बैलेंस को ऐड कर देंगे, और फिर जो भी अमाउंट आएगा वो आपका कौन सा कैश बैलेंस है एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो इसी तरह आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपकी तैयार हो जाएगी। Thank you so much dear students. I hope that you will understand the concept of statement of cash flow, and hope you will get the understanding of that how the statement of cash flow will be prepared, and we have also practiced one question, and you must solve this and practice this question by solving that how the statement is prepared. Inshallah in the next lecture we will discuss the next statement. Till then, take care of yourself and always remember me in your prayer. Thank you so much. Allah Hafiz.